आज हम आपको परमाणु संरचना से रिलेटेड टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, उसके बाद वैज्ञानिकों का ये मत था कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश का कोई कण होना चाहिए, क्योंकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु पर न तो धन आवेश होता है और न ऋण आवेश होता है। इसका मतलब ये था कि जो नेगेटिव चार्ज के कैथोड किरणें खोजी गई थी, इलेक्ट्रॉन खोजे गए थे, तो इन्हें उदासीन करने के लिए कोई धनात्मक आवेश के कण होने चाहिए। इसी पर रिसर्च स्टार्ट हुई। 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नलिका ली और उस विद्युत विसर्जन नलिका में वैक्यूम पंप लगाकर के उसे निर्वात किया और उसमें एनोड और कैथोड जोड़ दिए। एनोड और कैथोड जोड़ दिए। यहाँ पर गोल्डस्टीन ने जो कैथोड प्रयोग किया था, परफोरेटेड कैथोड का प्रयोग किया था, अर्थात छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया था। एनोड और कैथोड के पीछे की दो दीवार पर लेड सल्फाइड का लेप किया था। फिर उन्होंने वैक्यूम पंप से इसे निर्वात कर लिया। एनोड के साथ उन्होंने कैनाल ट्यूब को जोड़ दिया। कैनाल ट्यूब को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण था कि उन्होंने एनोड के साथ में हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम गैस को भरा। एनोड के साथ उन्होंने कैनाल ट्यूब जोड़कर हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम गैस को भरा था। प्रोटियम हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1 प्रोटियम। तो प्रोटियम एक ऐसा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर हम हाइड्रोजन के प्रोटियम की बात करें तो ये सबसे हल्की गैस होती है। अगर कोई कहता है कि आपसे सबसे हल्की गैस का नाम बताओ तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं, तो उसमें भी प्रोटियम सबसे हल्की होती है। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम का प्रयोग किया था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ड्यूटेरियम इसे भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक भी एक है। परमाणु क्रमांक सभी के एक है, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम इसे हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइटियम एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव को भी प्रदर्शित करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है, अभिक्रियाओं में किया जाता है, अभिक्रियाओं के वेग वगैरह निकालने में किया जाता है और उनकी क्रियाविधि निकालने में किया जाता है। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम समस्थानिक इस गैस को उन्होंने कैनाल ट्यूब में भरकर एनोड के साथ जोड़ दिया और वैक्यूम पंप से इसे निर्वात कर लिया। निर्वात करने के बाद इसका जो प्रेशर था बहुत कम हो गया, लगभग 0.01 mm के समथिंग हो गया, और इस 0.01 mm के समथिंग प्रेशर पर हाई वोल्टेज की बैटरी से जब इसे जोड़ दिया गया तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने पर, वैद्युत प्रवाहित करने पर उन्होंने ये देखा कि जो परफोरेटेड कैथोड है, इसके पीछे की दीवार पर जो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार है, जो आपकी विद्युत विसर्जन नलिका की दीवार है, इस दीवार पर चमक उत्पन्न हो रही है। इसका निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि एनोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही है। ये अदृश्य किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर गति कर रही हैं। एनोड से निकलकर कैथोड, कैथोड पर ऋणावेश होता है, एनोड पर धनावेश होता है, और एनोड से कैथोड की ओर गति कर रही है। इसका तात्पर्य है कि किरणों पर धनात्मक आवेश है। तो एनोड से निकल
निकलने के कारण इन किरणों को गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें नाम दिया और केनाल ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इस कारण से इन्हें केनाल किरणें भी कहते हैं। धनात्मक आवेश होता है इन किरणों पे, इस कारण इन्हें धन किरणों के नाम से भी जाना जाता है। आगे इनका जो गुणों का अध्ययन किया गया है, गुणों का, इन किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉमसन और उनके सहयोगियों ने जब किया तो उन्होंने इन किरणों में कुछ गुण देखे। वो गुण क्या थे? ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, जिस प्रकार से कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, उसी प्रकार से ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में इन किरणों के सामने अपारदर्शी वस्तु को रखा और अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उस पर इन किरणों को प्रवाहित किया, पास कराया। तो ये किरणें जब उससे टकराई तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बन गई। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो द्रव्य कणों से अगर कोई बना है तो उनमें द्रव्यमान अवश्य होता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया कि इन किरणों के मार्ग में हल्की पंखुड़ी का पंखा रख दिया और जब ये किरणें उस पंखे पे टकराई तो उस पंखे को घुमाने लगी ये किरणें। तो कोई भी चीज किसी वस्तु को घुमा रही है, इसका मतलब है कि उसमें गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1.2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.2 mv²। और गतिज ऊर्जा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना द्रव्यमान के गतिज ऊर्जा को आ जाए उसमें, तो उसमें द्रव्यमान भी अवश्य होगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये किरणें जो होती हैं वो द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। फिर इन किरणों के आवेश के बारे में पता किया गया, तो आवेश के लिए इन किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा गया और जब इन किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा गया जब इन किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो ये किरणें उदासीन होने के लिए अपने से विपरीत आवेश की प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका तात्पर्य था कि इन किरणों पर धन आवेश होता है, अर्थात ये धनात्मक आवेश से मिलकर बनी होती है। फिर इन किरणों के लिए आवेश अपॉन द्रव्यमान निकाला गया, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड लिए और अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोड लेने पर चार्ज अपॉन मास जब निकाला गया तो उसका मान डिफरेंट आया, अलग अलग आया। तो उसका निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि जो ये किरणें होती हैं, ये किरणें धातुओं के लिए गए इलेक्ट्रोडों पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि जो गैस ली जाती है उस गैस के स्वभाव पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार से इन किरणों में गुण पाए गए। 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इन्हें एनोड से निकलने के कारण, धनात्मक आवेश होने के कारण, प्रोटियम आइसोटोप्स का प्रयोग किए जाने के कारण प्रोटॉन नाम दिया। ये परमाणु का मूल गुण होते हैं